नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीए सेंटर दिल्ली में। आज जो हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है वैदिक काल। आपने मुख्यतः आर्य समाज मंदिर गए होंगे और आपने ये सुना होगा कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक शब्द कहा था, वेदों की ओर लौट चलो, गो बैक टू वेदास। आखिर उन्होंने इस शब्द का उल्लेख क्यों कहा, गो बैक टू वेदास? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा गो बैक टू लेटर वेदास, उत्तर वैदिक काल की ओर लौट चलो? आखिर क्या है ये वैदिक काल, क्या वर्गीकरण है इसका? इसी वीडियो के माध्यम से आज हम वैदिक काल और उसकी पूरी संरचना को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये वैदिक काल है क्या। वैदिक काल आपने मुख्यतः पढ़ा होगा कि वैदिक काल का जो समय खंड है दो वर्गों में बटा हुआ है, परंतु ये गलत है। मुख्यतः जो वैदिक काल का समय है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व अर्थात 1500 टू 600 बीसी है। तो फिर आपने इसको कैसे पढ़ा, 1500 से 1000, 1000 से 600? क्या है ये समय का वर्गीकरण? तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। मुख्यतः वैदिक काल का जो विभाजन है, वर्गीकरण है, वो दो रूपों में है। एक समय खंड वो है जिसे हम कहते हैं वैदिक काल, वैदिक काल। इस समय की जो सामाजिक, आर्थिक या यूं कहें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, यही व्यवस्था इस समय काल में जो थी वो जो परिवर्तित हो गई, उसे ही हम उस परिवर्तित काल को ही कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ये वर्गीकरण उन लोगों ने नहीं किया था, वैदिक कालीन समाज के लोगों ने नहीं किया था कि भैया तुम वहां से वहां वाले जो हो वो वैदिक काल वाले हो, हम यहां से उत्तर वैदिक काल वाले हैं। वास्तव में ये जो पूरा समय कालखंड है 1500 से 600 बीसी, ये पूरा वैदिक समाज का कालखंड है, या वैदिक युगीन जो समाज था उसका समय है। तो उन्होंने एक खंड को अलग किया, कहा 1500 से 1000 बीसी अर्थात ईसा पूर्व, ये वो समय है जब समाज सही ढंग से चल रहा था, वैदिक कालीन परंपराओं के हिसाब से चल रहा था। उसका समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक और धार्मिक, ये सारी व्यवस्था ठीक चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, एक समय के बाद इन्हीं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिला। महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है, अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलता है, राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा बदलता है, और यही जो परिवर्तनकारी समाज था इसे कहा गया उत्तर वैदिक काल अर्थात 1000 से 600 ईसा पूर्व बीसी। यानी कि ये जो दो खंडों का वर्गीकरण है, वैदिक कालीन समाज और उत्तर वैदिक कालीन समाज, ये वास्तव में इसका जो नामकरण उत्तर वैदिक किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि जो परिवर्तन इस समय में या इस ढांचे में जो परिवर्तन देखने को मिला था वो यहां पे स्टार्ट हो गया। यानी 1000 से 600 के बीच का जो समय था ये इस व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिला था। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था जब 1875 में उन्होंने आर्य समाज बनाया था, तो उन्होंने कहा था गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौट चलो। ये वास्तव में इस समाज की बात कर रहे थे, इस व्यवस्था की बात कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा गो बैक टू लेटर वेदास, उत्तर वैदिक काल की ओर लौट चलो। आखिर हम इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि
आखिर व्यवस्था क्या थी वैदिक कालीन समाज की, जो उत्तर वैदिक कालीन समाज में परिवर्तित हुआ, बदलाव देखने को मिला। और ऐसी क्या व्यवस्था थी जिस वजह से स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भी कहना पड़ा गो बैक टू वेदास। तो आइए इसी चीज को हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला हम देखेंगे सामाजिक ढांचा। सामाजिक व्यवस्था किसकी? वैदिक काल की। तो सबसे पहले मैं बताऊं 1500 से 1000 ईसा पूर्व। मुख्यतः यह समाज पूर्णतः प्रति प्रधान ही रहा, पैट्रियार्कल सोसाइटी ही रही। समाज में जो पुरुष थे उसका वर्चस्व रहा, परंतु ये वो समाज था जिसमें महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने कहा था हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कि वहां महिलाओं की स्थिति क्या थी, महिलाओं का स्तर क्या था। परंतु हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन था। परंतु जब बात आती है वैदिक कालीन सभ्यता की, वैदिक समाज की, तो कहा जाता है ये ग्रामीण सभ्यता थी। तभी मैंने आपको कहा था भारत का इतिहास उल्टा इतिहास देखने को मिलता है हमें। जो सभ्यता शहरी सभ्यता से प्रारंभ हुई वह अचानक ग्रामीण सभ्यता में कैसे परिवर्तित हो गई। तो हड़प्पा के बाद जो वैदिक कालीन समाज आता है वो ग्रामीण समाज थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ऊपर से समाज यहां पे भी प्रीति प्रधान रहा, प्रीति प्रधान रहा, यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी, जिसमें समाज के निर्णय पुरुषों के द्वारा लिए जाते थे। परंतु यहां पर महिलाओं की स्थिति कहा जाता है अच्छी थी, क्योंकि महिला यहां पर शिक्षा ग्रहण करती थी और पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चलती थी। तभी कहा जाता है अपाला, विश्वधरा, लोपामुद्रा, घोषा, ये वो महिलाएं हुई जिन्होंने वेद पाठ का उच्चारण किया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को शास्त्रार्थ, जिसको आज की आम बोलचाल में डिबेट कहा जाता है, उसमें उन्हें चैलेंज दिया। तो कहा जाता है ये वो समाज था जिसमें महिला और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। अगर पुरुष समाज से किसी बाहर कार्य के लिए जाता था तो घर की सारी जिम्मेदारी उन महिलाओं पर होती थी। और ऐसा कहा जाता था कि जो महिला होती थी उनका पति के विकास और प्रगति में बराबर का योगदान होता था। आपने एक वर्ड सुना होगा अर्धांगिनी या धर्मपत्नी। ये शब्द जो है ये वैदिक कालीन शब्द ही हैं, जिसमें महिलाओं को इन शब्दों से सूचित किया जाता था। जनरली लोग अर्धांगिनी शब्दों का गलत अर्थ निकालते हैं कि उसका सेवा करना ये वो, लेकिन ये गलत है। अर्धांगिनी का अर्थ है आधा अंग, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। कहा जाता है जब वैदिक कालीन समाज में, चूंकि यहां पे किसी धर्म विशेष या किसी मूर्ति पूजा की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, ये वो समाज था जो धार्मिक दृष्टिकोण से प्रकृति की ही पूजा करता था। ये वो समाज था जो धार्मिक दृष्टिकोण से प्रकृति की ही पूजा करता था। लेकिन इस पूजा अर्चना में महिलाओं का उपस्थित होना बड़ा अनिवार्य माना जाता था। आप भी आज के वर्तमान युग में भी जब पूजा होता है, आपके घर में जिस प्रकार की भी पूजा हो, तो पुजारी कहते हैं कि अपनी धर्मपत्नी को बुलाइए। आखिर यह शब्द का उल्लेख उन्होंने कहां से प्रारंभ किया? कहते हैं अपनी अर्धांगिनी को बुलाइए। आखिर इस शब्दों का उच्चारण प्रारंभ कहां से हुआ? तो कहा जाता है जो वैदिक कालीन समाज था, जो वैदिक कालीन समाज में जिस प्रकार की भी व्यवस्था की जाती थी पूजा पाठ से संबंधित, तो बिना पत्नी की उपस्थिति के वो पूजा स्वीकार्य नहीं मानी जाती थी। कहा जाता है ऊपर वालों ने हमें दो लिंग के रूप में यहां भेजा, एक स्त्री और एक पुरुष, दोनों का किसी भी कार्य में बराबर का योगदान होना चाहिए। तो वैदिक कालीन समाज में जब धार्मिक दृष्टिकोण से कोई भी सम्मेलन समारोह आयोजित किया जाता था, तो उसमें उन महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी। धार्मिक कार्य में उनका होना स्वीकार्य माना जाता था। तभी कहा जाता है धर्मपत्नी। और आधा अंग का मतलब जो पूजा आप कर रहे हैं पुरुष के द्वारा वो आधा है और महिलाओं के द्वारा वो पूरा किया वो आधा है, और दोनों आधा आधा मिलकर एक पूरा शरीर बनता है, इसीलिए उसे कहा जाता है अर्धांगिनी। तो ये वो वैदिक कालीन समाज था जिसमें
महिलाओं और पुरुष दोनों बराबर से चलते थे। भले ही ये कबीलाई समाज था, कहा जाता है यह समाज कबीलाई था, ये हड़प्पा की तरह शहरी सभ्यता नहीं थी, कबीलाई थी। कबीले का जो सरदार होता था, जिसे राजा कहते थे, मुख्यतः यहां पे जो वर्गीकरण किया गया था समाज का, जाति व्यवस्था के अभी उद्भव नहीं हुआ। यह वर्गीकरण का आधार क्या था? रंग रूप, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था यानी वर्ण मतलब रंग। यही रंग कैसे उत्तर वैदिक काल में देखेंगे जाति व्यवस्था के रूप में बदलेगा। तो कहा जाता है जो वैदिक कालीन कबीलाई समाज था, कबीले का सरदार अपने पूरे कबीले को प्रोटेक्ट करता था, उसको सुरक्षा देता था, और वो कहता था कि मैं इस कबीले का सुरक्षाकार हूं। वो उसकी आवश्यकता होती थी कबीले को सुरक्षित करने में। क्यों? क्योंकि इस समाज में जो लड़ाई होती थी, उस लड़ाई का मुख्य कारण था गाय। यानी कि गायों के लिए समाज में लड़ाई होती, जिसमें वैदिक कालीन शब्द भी यूज किए, अघन्या, गबिष्टि, ये गायों से संबंधित जो शब्द हैं। यानी कि कबीले का सरदार एक कबीले से दूसरे कबीले में गायों को लूटने जाता था, उनके चारे को लूटने जाता था। जिसके पास जितने ज्यादा गाय, वो उतना आर्थिक रूप से संपन्न माना जाता था। यह वैदिक कालीन समाज की सबसे बड़ी व्यवस्था है। गाय की ही पूजा क्यों, गाय को ही क्यों लूटा जाता था? कहा जाता है गाय के दूध में और उस दूध के द्वारा जितने बाय प्रोडक्ट बनते थे, उसकी महत्ता ज्यादा थी। इसीलिए जिसके पास जितने ज्यादा गाय होंगे, वो उतना धनी और संपन्न माना जाता था, पहला। दूसरा, जो कबीले का सरदार होता था, ऑब्वियसली जब ये एक कबीले से दूसरे कबीले जाएगा तो कोई दूसरे कबीले का भी यहां पे हमला करेगा। तो यहां पे महिलाओं की स्थिति क्या होती थी कि वो अपने घर, अपने समाज की सुरक्षा करती थी अन्य पुरुषों के साथ मिलकर, ताकि कोई दूसरे कबीले के लोग यहां पे हमला ना कर सकें। तो ये समाज जो मुख्यतः कबीलाई समाज हुआ करता था, अगर ये कबीला है, ये कबीला है और ये कबीला है, ये ए कबीला अगर बी पे हमला करेगा तो शायद ये सी कबीला ए पे हमला कर दे। क्यों? यहां पे भी गाय है, यहां पे भी गाय है और यहां पे भी। तो यहां पे कबीलाओं की सुरक्षा करना पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी जिम्मेदारी बनती थी। आप सोच सकते हैं ये वो समाज है जिसमें पुरुष और महिला किस प्रकार समाज के महत्वपूर्ण अंग माने जाते थे। परंतु इसी उस समाज में जो महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी मानी जाती थी, वही उत्तर वैदिक काल में कहते हैं महिलाओं की स्थिति दैन्य होती चली गई। उनका सम्मान समाज में नीचे गिरता चला गया। क्यों गिरता चला गया? इसका एक सबसे बड़ा कारण था। वो कारण यह था, कहा जाता है जब पुरुष युद्ध करने, या युद्ध शब्द गलत होगा, जब दूसरे कबीलाओं पर हमला करने जाता था और वो उस कबीलाओं से गायों को लूट करके लाता था, तो कहा जाता है ऐसी उसकी मनसा क्लियर हो गई कि महिलाओं का हमारे इस जीवन में कोई योगदान नहीं, और इस वजह से महिलाओं की स्थिति धीरे 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 दैन्य होती चलेगी। और ये वो समाज बन गया उत्तर वैदिक कालीन समाज जहां पे महिलाओं का सम्मान बहुत निम्न होता चला गया, क्योंकि ये मनसा पुरुषों में स्थापित हो गई कि जो हम दूसरे कबीलों पे हमला करने जा रहे हैं उसमें महिलाओं का कोई योगदान नहीं। इसीलिए मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौट चलो। वो वैसे समाज की परिकल्पना कर रहे थे वैदिक कालीन समाज में जहां पे महिलाओं की स्थिति बहुत उच्च थी, सम्मान्य थी, उनको धर्म पत्नी और वगैरह वगैरह शब्दों से सूचित किया जाता था। लेकिन इसी उत्तर वैदिक कालीन समाज में उनकी स्थिति दैन्य हो गई, उनका समाज में सम्मान नीचा होने लगा। यहां तक कि जो धार्मिक कर्मकांड होते थे उसमें महिलाओं की उपस्थिति को अनिवार्य रूप से खत्म कर दिया गया। कोई जरूरी नहीं है कि उनकी उपस्थिति में ही वो सारे कर्मकांड हो। तो महिलाओं की स्थिति कैसे दैन्य होती चली गई। तो ये था वो सामाजिक व्यवस्था जिसने वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन समाज में परिवर्तन दिखाया। यानी कि वो समाज था जहां पे महिलाओं की स्थिति सबसे सर्वोच्च मानी जाती थी, उसी उत्तर वैदिक कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति दैन्य मानी जाने लगी। इसका एक राजनीतिक कारण भी है। राजनीतिक कारण क्या है?
सबसे पहले राजनीतिक कारण अगर देखें तो कहा जाता है मुख्यतः क्या था, जो पूरी की पूरी वैदिक कालीन परंपरा थी, उनका जो प्रशासनिक ढांचा था, आप देखिए वो इस प्रकार से बटा हुआ था: कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ये उनका प्रशासनिक ढांचा है, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। आप देखेंगे कि कैसे आज भी आप जिस भी ग्रामीण समाज से संबंध रखते हो, वो पूछते हैं बेटा किस गोत्र के हो, किस कुल के हो। उस कुल के समूह को ग्राम कहते थे। दो चार कुल के समूह मिल जाए उसे ग्राम बनता था। दो चार गांव ग्रामों के समूह को विश्व कहते थे, और ऐसे चार चार अगर गांव के समूह मिल जाए तो ये जन। यही जन आगे चल के जनपद, और उससे आगे चल के महाजनपद में परिवर्तित हुआ है, और यही जनों को मिला दे तो राष्ट्र बनता था। तो ये थी प्रशासनिक व्यवस्था। अब देखिए कैसे जो कबीलाई समाज पहले ए जगह से बी जगह गया, उसने हमला किया और वो वापस आ गया, ये वैदिक कालीन समाज है। अब वो व्यक्ति इस जगह पे हमला तो कर रहा है, धीरे धीरे उसकी मनसा परिवर्तित होते जा रही है। अब उसके अंदर ये इच्छा शक्ति आ रही है कि जिस जगह को हमने हमला करके गायों को लूटा है, क्यों ना उस जगह को अपने ही क्षेत्र में मिला दिया जाए। यहां से जो विचारधारा होती है टेरिटरी एक्सपेंशन की, क्षेत्राधिकार की, क्षेत्राधिकार विस्तार की, टेरिटरी एक्सपेंशन, उन्होंने सीधा कहा एक काम करते हैं, अभी तक तो हम यहां से यहां जाके हमला करके वापस आ रहे थे, अब एक काम करो इसको अपने क्षेत्र में ही मिला लो, अपने क्षेत्र का विस्तार कर लो। इसके लिए जरूरत क्या थी? हथियार की, युद्ध की व्यवस्था की। उत्तर वैदिक कालीन में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। क्यों? उत्तर वैदिक कालीन का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज था वो था लोहा। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज, और कहा जाता है इसी लोहे ने जो तलवार और अन्य हथियार तैयार किए, इसी कबीले के सरदार को इतनी शक्ति प्राप्त हो गई कि अब वो दूसरे कबीले पर हमला करने लगा और उसके क्षेत्र को जीत करके अपने क्षेत्र में मिलाने लगा और अपने क्षेत्राधिकार का विस्तार प्रारंभ कर दिया। इस युद्ध की रणनीति में या इस युद्ध की व्यवस्था में जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली, महिलाओं की उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया। इसी युद्ध ने इवन वर्तमान में भी इसी युद्ध ने महिलाओं का समाज में तिरस्कार प्रारंभ किया कि उनकी उपयोगिता कहा जाने लगा कि इस युद्ध में है ही नहीं, जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। यहीं से उत्तर वैदिक कालीन में जो महिलाओं की स्थिति थी दैन्य होती चली गई, और यहां पे राज्य के स्वरूप की व्यवस्था प्रारंभ होती है। यहां से प्रारंभ होता है कि कैसे राजनीतिक रूप से अब जो सरदार का था, कबीले का सरदार था, जो अब तक सिर्फ एक सरदार के रूप में सीमित था, जिसका मुख्य पेशा था हमला करना, गायों को लूटना और वापस आ जाना, अब वही कबीले का सरदार उस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला रहा है, अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। कहा जाता है यहीं से उत्तर वैदिक काल से ही, उत्तर यानी कि 1100 से 600 के आसपास ही जितने कबीलाई समाज से उसका परिवर्तन आप राज्य या यूं कहें एक बड़े बड़े राज्यों के रूप में होने लगा। वो कैसे, हम अभी देखेंगे। मैंने क्या कहा कि जो जन शब्द है, जन, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के बाद ही आता है 16 महाजनपद। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और 16 महाजनपद। देखिए वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और तीसरा है 16 महाजनपद। अब देखिएगा ऐसा क्या है कि वैदिक काल के बाद ही, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक तो चलिए समझ में आता है, इसके बाद 16 महाजनपद क्यों आया? इसकी व्यवस्था वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था में जुड़ी हुई है। देखते हैं कैसे। मैंने क्या कहा था? कुल, ग्राम, विश्व, जन
राष्ट्र। अब तक जो कबीले का सरदार सिर्फ गायों को लूटने तक सीमित था, अब वह अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। और अब क्या कर रहा है? वो अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। जैसे आज उसने इस जन पर हमला किया और उस जन को अपने क्षेत्र में मिला लिया, यानी कि ये वो जन है, इसने सबसे पहले अटैक किया और इस जन को अपने क्षेत्र में मिला लिया। फिर यहां के जन को मिलाया तो इस तरीके से ये जन हो गया। इस तरीके से इस 2-3 जनों को मिला करके उसने सबसे पहले जनपद बनाया। जनपद यानी आज भी उत्तर प्रदेश में जनपद शब्द का प्रयोग किया जाता है कि भैया आप किस जनपद से हो, किस जनपद से बिलोंग करते हो आप। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जनपद यहां पे किसको कहते हैं उत्तर प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं या ब्लॉक को कहते हैं। लेकिन वैदिक और उत्तर वैदिक काल में भी उसी जन का प्रयोग होता था और इस 2-3 जन को मिला के जनपद बना। और सोचे जब इन्हीं जनपदों 2-3 जनपदों को मिला करके एक बड़ा जनपद बनेगा तो वो कहलाएगा महाजनपद। यानी छोटे छोटे क्षेत्र को एक बड़ा क्षेत्र और बड़े बड़े क्षेत्रों को मिला दे तो और बड़ा क्षेत्र। यहीं से विचारधारा इंगित होती है महाजनपद की, 16 महाजनपद की। इवन आपने जो बाहुबली मूवी देखी होगी जिसमें माहिष्मती साम्राज्य था, और आपने देखी होगी तो उसमें शिवगामिनी देवी जहां की रानी थी उसे कहते थे माहिष्मती साम्राज्य। और 16 महाजनपद में उज्जैन उत्तरी अवंती की राजधानी हुआ करती थी माहिष्मती। आप जरूर देखिएगा, इसे चेक करिएगा। तो इसी तरीके से छोटे छोटे जन को मिला के जनपद और बड़े बड़े जनपदों को मिलाकर के महाजनपद, यही व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में चेंज हो गई। यानी कबीले का सरदार से अब राजा बनने की ओर ट्रांसफर हो रहा है। तो आपने देखा इसकी राजनीतिक व्यवस्था। अब इसकी देखते हैं आर्थिक व्यवस्था। जो वैदिक कालीन समाज था, वो वैदिक कालीन समाज की आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी। जो मुख्यतः थी वो पशुपालन पर ही आधारित थी। ऐसा नहीं है कि कृषि व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इनका मुख्य पेशा था पशुचारण, पशुपालन। धीरे धीरे इस पशुपालन में कृषि के अन्य तत्वों का समावेश तो किया गया, लेकिन जो मुख्य व्यवस्था थी वो पशुपालन, और उसमें भी गायों को लेकर के। इसलिए वैदिक कालीन समाज को कहा जाता है कि गाय आधारित एक वो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, जिसके पास जितने ज्यादा गाय वो समाज का उतना धनी माना जाता था। इस समाज में लोहे जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आप मुख्यतः जब खेती करते हैं तो मिट्टी को रोटेट करने के लिए, जमीन से नीचे गहराई तक उसको बदलने के लिए आप लोहे के हल का प्रयोग करते हैं। वैदिक काल में ऐसा कोई लोहे का हल प्रयोग नहीं किया जाता था, वहां पे लकड़ी का हल प्रयोग किया जाता था। और लकड़ी के हल से मिट्टी उतनी अच्छी तरीके से रोटेट नहीं होगी। तो यहां पे कहा जाता है इसलिए पशुपालन इनका मुख्य पेशा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये व्यवस्था और मजबूत हो गई और पशुपालन के मुकाबले कृषि इनका मुख्य पेशा हो गया, क्योंकि इनको यहां पे मिल गया लोहे के हल, लोहे का प्रयोग करने का तरीका। एक तो इन्होंने लोहे का हल का प्रयोग किया खेती के लिए और दूसरे लोहे का प्रयोग किया तलवार बनाकर युद्ध लड़ने के लिए। और यहीं से कहा जाता है कि उत्तर वैदिक कालीन जो आर्थिक व्यवस्था थी वो धीरे धीरे मजबूत होने लगी। क्यों? क्योंकि जो वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था थी वो जीवन निर्वाह पर आधारित थी कि जितना भैया जरूरत है उतना ही हो पा रहा है, सरप्लस नहीं है, अधिशेष नहीं है। लेकिन जैसे लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया उत्तर वैदिक काल में, तो यहां पे उनके पास उत्पादन की अधिकता आ गई। उत्पादन की अधिकता जैसे जिसके पास आएगी वो समाज अन्य गतिविधियों में संलग्न होगा। जैसे हमने हड़प्पा में देखा था, उत्पादन अधिशेष में था तो वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लग गए थे, अन्य वस्तुओं के निर्माण में लग गए थे, शिल्प उद्योग के निर्माण में लग गए थे। तो वैदिक कालीन समाज जो सिर्फ जीवन निर्वाह पर आधारित था कि भैया जितना खाने के लिए चाहिए उतना ही हो जाता है, बस काफी है, इसलिए वो पशुपालन पे ज्यादा निर्भर करते थे। लेकिन उसी उत्तर वैदिक काल में जब से लोहे का प्रयोग हुआ
तब से कहा जाता है कि इनके पास खेती करने में अधिशेष प्राप्त हुआ। अगर 2 केजी से पूरा परिवार चल सकता था तो वहां पे 4 केजी हो रहा है, अधिशेष हो रहा है। अब ये कबीले का सरदार फ्री हो चुका है और राजा बनने की महत्वाकांक्षा को लेकर के दूसरे दूसरे कबीले पर हमला करता जा रहा है और उस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला के अपने क्षेत्र का विस्तार करता जा रहा है, जो मुगलों ने और दिल्ली सल्तनत में देखने को मिला था। तो कहा जाता है कि उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी थी वो लोहे का प्रयोग था और इस लोहे के प्रयोग ने उसे अधिशेष की ओर ले गया। एक और जो चीज हमें उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में देखने को मिलती है वो है जिस वैदिक कालीन समाज, जो वैदिक कालीन समाज की जो व्यवस्था थी उसमें समाज वर्ण पर आधारित था, अर्थात रंग पर आधारित था। परंतु उत्तर वैदिक काल में कहा जाता है जाति व्यवस्था देखने को मिलती है। जाति व्यवस्था देखने को मिलती है। क्या था ये जाति व्यवस्था? कहा, इसको जस्टिफाई करने के लिए कहा गया कि समाज में जो 4 वर्ण हैं उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की। क्यों? क्योंकि वैदिक पाठ मुख से किया जाएगा और वैदिक पाठ करने की शक्ति ब्राह्मणों के पास थी। दूसरा, क्षत्रिय, उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के भुजा से हुई क्योंकि एक योद्धा वर्ग है। योद्धा वर्ग को तलवार चलाने के लिए उसकी भुजा मजबूत चाहिए, इसलिए भुजाओं से, ब्रह्मा जी की भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति। कहा जाता है थाई से वैश्य की उत्पत्ति क्योंकि ये वो वर्ग है जो व्यापार में संलग्न होता है, और फुट से, हमारे पैर से जो शूद्र हैं उनकी उत्पत्ति। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, समाज का जातीयकरण कर दिया गया और यहीं से कहा जाता है समाज का जातीय वर्गीकरण उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हो गया। यानी कि इस उत्तर वैदिक काल में ही जाति व्यवस्था का उद्भव देखने को मिलता है, जो उत्तर वैदिक कालीन समाज की सबसे बड़ी कुरीतियों के रूप में, बुराइयों के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो वैदिक समाज था जिसमें कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, रंग के आधार पर लोगों का वर्गीकरण था। एक समाज कर्म के आधार पर बटा हुआ था। एक ही घर में कोई अगर लोहार का काम करने वाला है, कोई कर्मकार, जो भी जिस पेशे से संलग्न है, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण होता था। यानी कि व्यवसाय के आधार पर वैदिक काल में होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसी का वर्गीकरण जन्म के आधार पर कर दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह उत्तर वैदिक कालीन की व्यवस्था थी। एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो है धर्म। उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में जो सबसे बड़ी व्यवस्था थी, वैदिक कालीन समाज प्रकृति पूजक था। उसने हमेशा प्रकृति से रिलेटेड चीजों की पूजा की है। यहां पे कोई मंदिर या ऐसे कोई अवशेष देखने को नहीं मिले। हाँ, ये बात सही है कि उत्तर वैदिक काल में जिस ऋग्वेद की हम चर्चा करते हैं उसमें सबसे ज्यादा श्लोक, 250 श्लोक तकरीबन जो है इंद्र को समर्पित है, लेकिन यहां पे कोई मंदिर, ऐसी कोई चीजें व्यवस्था देखने को नहीं मिली। कहा जाता है जितनी भी देवताओं के नामांकन आप देखते हैं, अग्नि, वरुण, इंद्र, ये सारे प्रकृति को इंगित करते हैं। कोई अग्नि से, कोई जल से, कोई वर्षा से, वगैरह वगैरह। वैदिक कालीन समाज जो है वो प्रकृति पूजक था, प्रकृति मूलक था। लेकिन इसी उत्तर वैदिक कालीन समाज में धार्मिक व्यवस्था का ढांचा बदल गया और अब यह कहा जाने लगा कि भैया देखो, ऐसा है, वैदिक कालीन समाज तो ठीक था, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन समाज में आपको अगर भगवान को मनाना है तो आपको बलि देनी होगी, आपको अच्छे से अच्छे दान देने होंगे, और जो जितना ज्यादा दान देगा उसकी पूजा अर्चना उतनी अच्छे से की जाएगी और भगवान उतने संपन्न होंगे। यानी कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड पद्धति, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड पद्धति का विकास ज्यादा और कठोर रूप से किया जाने लगा। तो यहां पे कहा जाता है कि जो वैदिक कालीन समाज और धर्म था वो तो सरलता पूर्वक कोई भी पालन कर सकता था, लेकिन जब उसी को उत्तर वैदिक काल में देखते हैं उसकी कठोरता को और कठोर कर दिया गया। कहा गया भैया देखो, ऐसा है, आपने वैदिक काल में पूजा किया होगा, कोई भी कर सकता था प्रकृति की पूजा, लेकिन जैसे जैसे समाज कठोरता की ओर बढ़ता गया, कहा गया जो वेद पाठ है वो सिर्फ ब्राह्मण करेंगे, और वही जो जितने अच्छे से वेद पाठ करेगा उसकी पूजा अर्चना उतने अच्छे से सफल मानी जाएगी।
तो इसलिए कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल एक बड़ा ही संक्रमणकालीन काल था, परिवर्तनकारी काल था। इस वैदिक कालीन समाज में जो समाज समानता के दृष्टिकोण से चल रहा था, बराबरी के दृष्टिकोण से चल रहा था, राजा यानी कबीले का सरदार भी अपने क्षेत्र तक सीमित था, वही राजा उत्तर वैदिक कालीन समाज में, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में अब संपन्नता के दृष्टिकोण से, अपने आप को विस्तार करने के दृष्टिकोण से, यानी सरदार अब राजा बनने की ओर जा रहा है। यानी कि एक कबीले से जो सीमित सरदार हुआ करता था वैदिक काल में, अब वो उत्तर वैदिक काल आते आते अपने आप को राजा घोषित कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं अब इस कबीले का सरदार नहीं, इस पूरे जनपद का राजा हूं। यानी कि सोचिए, वो एक जनपद का राजा, और धीरे धीरे इन्हीं जनपदों को मिला दिया जाए तो वो महाजनपद बनता है, जो हमारा अगला अध्याय है। तो हमने इस वीडियो में सरल तरीके से यह समझने की कोशिश करी कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का वर्गीकरण का आधार क्या है, पहला। दूसरा, आखिर क्यों दयानंद सरस्वती ने कहा था गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौट चलो। उन्होंने इसी वैदिक सोसाइटी की बात की थी, वैदिक समाज की चर्चा की थी। आपने देखा महिलाओं की स्थिति कितनी अच्छी थी, समाज कितना सीमित और संयमित था, समाज में युद्ध जैसी कोई परिकल्पना नहीं थी। समाज में अगर छोटी मोटी लड़ाइयां होती तो वो गायों के लिए होती थी, जिसके पास जितने ज्यादा गाय वो उतना संपन्न माना जाता था। इस समाज की महत्वाकांक्षा अपने कुछ सीमित क्षेत्रों तक थी, लेकिन यही वो समाज आगे चल के युद्ध जैसे रणभूमि में आ पहुंचा, अपनी खुद की महत्वाकांक्षा को लेकर के हमला करके अपने क्षेत्र का विस्तार करने लगा, जिसकी वजह से महिलाओं का सम्मान समाज में नीचा होता चला गया। इसीलिए दयानंद सरस्वती ने भी कहा था गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौट चलो, जो हमने देखा 1500 से 600 बीसी का पूरा कालखंड। और यहां से हड़प्पा की तरह इसका पतन नहीं होता है, जो हमने हड़प्पा में देखा कि कैसे 1750 आते आते बाढ़ की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। वैदिक कालीन समाज का पतन नहीं होता है, बल्कि इसका परिवर्तन होता है। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और यही उत्तर वैदिक काल आगे चल के 16 महाजनपद, बड़े बड़े 16 महाजनपद में परिवर्तित होता है। और यहीं से प्रारंभ होता है राजवंशीय परंपरा, बड़े बड़े राजघरानाओं की परंपरा, या यूं कहें साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत साम्राज्य की परंपरा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैदिक और उत्तर वैदिक का एक कोर आइडिया मिल चुका होगा। तब तक के लिए आप हमें विदाई दें। धन्यवाद।